नहीं आओगी तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, और घर से पढ़ करके आएंगी तो जो है थोड़ा आसान होगा, बताने में हमको भी सहूलियत होगी। तो आपको विषय सूची में आप सीधे पाठ 1 पर आ जाइए। पाठ 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पाठ 2 है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। पाठ 3 है भारत में राष्ट्रवाद। पाठ 4 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पाठ 5 है औद्योगिकरण का युग। पाठ 6 है काम, आराम और जीवन। पाठ 7 है मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक दुनिया। पाठ 8 है उपन्यास, समाज और इतिहास। फिर आप भूगोल पे आ जाइए। इसमें पाठ 1 है संसाधन एवं विकास। पाठ 2 है वन एवं वन्यजीव संसाधन। पाठ 3 है जल संसाधन। पाठ 4 है कृषि। पाठ 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पाठ 6 है विनिर्माण उद्योग। पाठ 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो इसके पर जो बच्चे आए हैं कुछ हिंदी में बताया गया है, और ये जो है आपको कुछ सामाजिक विज्ञान भी जो है शुरू कर दिया जा रहा है। तो उसको आप पहले पाठ के विषय में जान लीजिए। फिर राजनीति में जो है, फिर जो इसमें भी 8 पाठ हैं। पहला है सत्ता की साझेदारी। दूसरा है संघवाद। तीसरा है लोकतंत्र और विविधता। चौथा है जात, धर्म और लैंगिक मसले। पांचवा है जन संघर्ष और आंदोलन। छठा है राजनीतिक दल। सातवां है लोकतंत्र के परिणाम। पाठ 8 है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र में इसके बाद आप आएंगे। पहला है पाठ विकास। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। पाठ 3 है मुद्रा और साख। चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पांचवा है उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, तो आप ये जानेंगे कि इस पाठ में जो हमको 4 पार्ट पढ़ना है। ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आप किताब जरूर ले लीजिए, जो भी किताबें बाकी हों, क्योंकि अब स्कूल ऐसे ही मान के चलिए चलेगा। ऐसे बीच में आप आते रहें, जिससे आपको सूचना दिया जाएगा टाइम टेबल, वैसे ही आप आते रहिए। और घर पर भी टाइम टेबल जरूर बनाइए। आधे आधे घंटे का हर सब्जेक्ट का आप टाइम टेबल बना लीजिए। आप घर पर हर सब्जेक्ट आधे घंटा जरूर कोशिश करिए कि हमको कम से कम आधे घंटा हर सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि जो है आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। ठीक ना, अन्य लोगों का काम किसी भी तरह, लेकिन आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। और पढ़ाई आपकी अलावा आधी ख़त्म, समय आपका समाप्त हो जाएगा, पढ़ाई कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार आपको खुद से मेहनत करना होगा। ठीक है, स्कूल के भरोसे मत रहिए। तो जो है आप इसमें आ जाइए। पहले पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, अब इसके इस अध्याय की रूपरेखा क्या है। अब इसमें कह रहा है कि पहला है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी और क्रांतिकारी। ठीक ना, फिर तीसरा है क्रांतियों का युग। ये 1830 से 1848 तक चला है क्रांति का युग। इसमें रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1848 उदारवादियों की क्रांति। फिर है चौथा जर्मनी और इटली का निर्माण। क्योंकि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। इटली ब्रिटेन की अजीब दास्तान। पांचवा है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। छठा है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण तिथियाँ, महत्वपूर्ण शब्दावली, ये सब चीज़ दिया है। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए हैं, कुछ मानचित्र संबंधी भी हैं। तो ऐसे करके आपको जो है इस पाठ को पढ़ना है। यहाँ देखिए दे रहा है पाठ 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ। कह रहे कि 19वीं सदी के समय राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा
जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में अत्यधिक परिवर्तन ला दिया। करें कि 19वीं सदी के समय राष्ट्रवाद एक ऐसा शक्ति बनकर के उभरा जो पूरे यूरोप में जो है राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत बड़ा बदलाव किया। बहुत बड़े पैमाने पर जो है उथल पुथल हुआ, बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों के कारण ही यूरोप के राष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। कह रहा यूरोप में एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, ठीक ना। जैसे कह रहे कि लेकिन राष्ट्र राज्य के शासकों और उसके अधिकतर निवासियों में एक साझा इतिहास, विरासत की भावना और एक साझा पहचान का अभाव था। कह रहे कि जो हमारा राष्ट्र था उसमें शासकों और उसके अधिकतर निवासियों की एक साझा इतिहास, यानी जैसे कोई भी चीज़ हो जो साझेदारी में हो, उसमें बहुत सारी कमियां थीं। साझा तो हो गया था, लेकिन उस साझेदारी में क्या, किसको क्या मिला है, किसको क्या मिला है, ये सब चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। यह साझेपन की भावना संघर्ष, आम लोगों की सरगर्मियों तथा नेताओं के अथक परिश्रम से निर्मित हुई। कि जो साझेपन की भावना हुई थी, ठीक ना, इसमें जो है तमाम तरह का संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, विराम हुआ, कई तरह की दिक्कतें आम लोगों के सामने आई। आम लोगों की सरगर्मियों नेताओं के अथक परिश्रम से निर्मित हुई थी। इस अध्याय में हम इस पाठ में हम उन विभिन्न प्रक्रियाओं, गतिविधियों, नियमों का अध्ययन करेंगे जिनके अंतर्गत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। तो आप पीछे का जो है क्वेश्चन, आप इस घर जाइएगा तो इस पाठ 1 का पीछे क्वेश्चन भी आप जरूर देखते रहिएगा और इसको पढ़ करके, कल तो आपका टाइम टेबल होगा नहीं, जो भी आए तो आप जरूर पढ़ करके, हिंदी और ये दोनों, पहला पाठ हिंदी में भूमिका और इसमें पहला पाठ पढ़ करके आए। और फिर देख कर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति क्या था, राष्ट्र का विचार क्या था। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश दमनकारी सैन्य बल पर आधारित राजा का अधिकार था। कह रहे कि फ्रांस में जो है 1789 में एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग, यानी पूरे क्षेत्र पर, पूरे देश पर, पूरे भाग पर एक निरंकुश यानी जो दमनकारी सैन्य बल, यानी सेना के बल पर, या जबरदस्ती कहिए या दबंगई कहिए, ऐसा शासन था, राजा का अधिकार था। यानी कह रहे कि फ्रांस में एक निरंकुश शासक था, यानी जनता को क्या समस्या है उसको नहीं था, राजा को क्या करना है, जो मूड में आता था, विचार में आता था वही करते थे। जनता को हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं था, वहाँ की शासन निरंकुश था। फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुए बदलावों से प्रभुसत्ता राजतंत्र से मिलकर प्रजातंत्र नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। कहेगा जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, हेरा फेरी हुआ। जब लड़ाई झगड़ा हुआ, क्रांति हुआ तो उसमें बहुत कुछ सुधार भी हुआ। बदलावों से प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर, यानी जो प्रभुसत्ता यानी हमारा जो पावर था, राजा का जो पावर था, वह उनके चंगुल से निकलकर, राजतंत्र से निकलकर करके फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुए बदलाव से प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर, यानी राजा के हाथ से निकलकर, पहले राजा का शासन था, यानी राजा के लोग राजा जैसे चाहते थे वैसे होता था, जनता जैसे चाहती थी उससे इमरजेंसी नहीं, राजा और राजा के लोगों के माध्यम से होता था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उनकी सत्ता, उनका पावर राजतंत्र से निकल करके प्रजातंत्र यानी आम आदमी के हाथ में, आम आदमी के हित में, आम आदमी के चंगुल में आ गया।
में हस्तांतरित हो गए, बदल गए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो वहाँ की व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, वह राजा के हाथ से निकल करके और आम आदमी, आम नागरिकों के हाथ में आ गई। प्रजातंत्र। फ्रांस की क्रांति ने समाज को एक संदेश दिया था कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसका भविष्य तय करेंगे। कह कि फ्रांस की क्रांति से हमको एक चीज़ सीखने के मिला कि फ्रांस की क्रांति से हमको लाभ क्या है, हमको लाभ क्या हुआ। फ्रांस में क्रांति हुआ तो हमको हानि हुआ या लाभ हुआ। तो ये कह रहे कि फ्रांस की क्रांति से समाज को एक संदेश दिया, यानी समाज ये सीखा, समाज ये जाना कि लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी राजा की मनमानी नहीं चलेगी, राजा के लोगों का कहना नहीं चलेगा, राजा के मंत्रियों का कहना नहीं चलेगा, यानी आम लोग, आम जनता जो चाहेगी वही होगा। फ्रांस की क्रांति से फायदा हुआ कि राजा के हाथ से सत्ता निकल करके आम लोगों के, यानी जनता के बीच में, जनता के हाथ में आ गई। क्योंकि सामूहिक पहचान। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बहुत से ऐसे निर्णय लिए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। लेकिन सबसे पहले वहाँ एक सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश की गई कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बहुत से ऐसे निर्णय लिए, जो वहाँ के नेता थे, जो लोग अगुआ जो फ्रांस में क्रांति में भाग लिए थे, लोग निर्णय लिए कि फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना हो सकती है। ठीक है ना? नागरिक और पितृभूमि जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय, संयुक्त यानी मिला जुला समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। फ्रांस में एक नया राष्ट्रध्वज तिरंगा चुना, जिससे पिछले राष्ट्रध्वज का स्थान ले लिया। कह रहे कि ये सामूहिक पहचान जब बन गई तो वहाँ के लोगों ने जो है, वहाँ के समुदाय यानी एक संगठन ने इस पर बल दिया कि संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। यानी एक संविधान का भी लोगों ने प्रस्ताव रखा कि हमारे सामने एक संविधान भी होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए जिसका हम फ्रांस के लोग पालन करें। फ्रांस ने एक नया राष्ट्रध्वज, वो अपना एक चुनाव चिन्ह, एक राष्ट्रध्वज भी अपनाए, जो राष्ट्रध्वज का स्थान ले लिया। दूसरा है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। फ्रांस में स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर अब नेशनल असेंबली कर दिया गया है। पहले जो है स्टेट्स जनरल का नाम बदल दिया गया है। जैसे फ्रांस में क्रांति हुई उसके बाद उसका नाम बदला, वहाँ के राजा का नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया है। साथ ही इसका स्टेटस जनरल चुनाव क्रियाशील नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। राष्ट्र के नाम पर नई चुनौतियां रची गई, यानी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, देश के नए निर्माण में, नए काम करने में जो दिक्कतें आती हैं वो आने लगी। शपथ लिया गया, कसम खाया गया और शहीदों का गुणगान किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, यानी एक नियम बनाया गया जिसमें आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। जो भी हमारा टैक्स वगैरह था उसको समाप्त कर दिया गया और तौल तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। नाप तौल की एक व्यवस्था लागू की गई। अपने भूभाग पर रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून बनाया गया। यानी कह रहा है कि फ्रांस में जो लोग भी वहाँ थे उन सबके लिए ये बन गया कि जो भी नागरिक है फ्रांस में, अब सबके लिए एक समान नियम होगा, चाहे वो राजा हो चाहे आम नागरिक हो। ठीक है। फ्रांस के काल से वहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उस बदलाव से आम जनता का बहुत बड़ा हित हुआ, उनके हित में निर्णय लिए गए।